वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में हम पिछली 2 वीडियो कर चुके हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट से जा कर के चैनल के दोनों जगह से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। तो तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से 1412 सी तक चला था। गियासुद्दीन तुगलक जिसने 1320 से 25 सी तक शासन किया। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक और ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी पोजीशन पर था, गवर्नर था फ्रंटियर पोजीशन में, और वहाँ से ये एक बहुत हाई पोजीशन पर पहुँचा था। यानी कि एक बहुत ही सामान्य सा मतलब कि प्रोविंस में था, गवर्नर था, उससे वह एक हाई पोजीशन तक वह पहुँचा था। एक बहुत ही महान योद्धा था और बहुत ही योग्य एक शासक था, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि राजकाज चलाने में बहुत ही योग्य था। उसने सल्तनत के जो बिखरे हुए जो खिलजी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था, उसके बाद जो साम्राज्य जो तितर बितर हो गया था, सल्तनत में काफ़ी अशांति छा गई थी, काफ़ी अराजकता फैल गई थी, तो उन सब को उसने रिस्टोर किया। उसने दोबारा से साम्राज्य को कंसोलिडेट किया, संगठित किया, और जो वहाँ पे पीस और ऑर्डर था उसको रिस्टोर किया पूरी कंट्री में, और दोबारा से साम्राज्य को संगठित करके शांति व्यवस्था स्थापित की थी। वह एक काइंड रूलर था और उसने किसानों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो टैक्सेस थे उनको, कई सारे टैक्सेस को कम कर दिया, और उसने मतलब कि काफ़ी सारे टैक्सेस को कम कर दिया और बहुत से टैक्स को हटा भी दिया था। ही डाइड इन एक्सीडेंट। उसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो जाती है, जब वह उसके स्वागत के लिए एक पंडाल लगाया गया था और वो पंडाल जो है उसके ऊपर गिर जाता है और उसी के गिरने से वो दब करके मर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक क्या था, एक षड्यंत्र था, उसके बेटे के द्वारा किया गया था। उसका बेटा जो कि जूना खां था, वो जल्दी ही राजा बनना चाहता था, मतलब उसके रहते हुए ही, इसलिए उसने और जल्दी ही मतलब कि अर्ली में ही ऑक्यूपेशन करना चाहता था, सिंहासन पर जल्दी ही राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने षड्यंत्र करके अपने पिता की हत्या करवा दी। तो ये ही जूना खां जो है मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बनता है और ये 1325 से 1351 सी तक शासन रहता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है 1325 सी में। वह एक लर्न पर्सन था, कह सकते हैं कि उन्हें विद्वान था, लेकिन ही अपोज द इंटरफेस ऑफ उलेमास इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट्स। तो इसने भी उलेमास का जो स्टेट के मैटर थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें उलेमास का दखल अंदाजी इसको भी पसंद नहीं था, इसने भी उसका विरोध किया था, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत। उसने सल्तनत को संगठित करने के, सुव्यवस्थित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए। सबसे पहले उसने क्या कदम उठाया? सबसे पहले उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया। और देवगिरी क्यों ट्रांसफ़र किया? ताकि जो दक्कन है, साउथ इंडिया है, वहाँ पर दक्कन वाले एरिया में बेटर कंट्रोल किया जा सके, वहाँ वाले एरिया पे कंट्रोल अपना अच्छा से किया जा सके, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो मंगोल के आक्रमण का जो डर था उससे भी वो बच सके। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, उसकी एब्सेंस के कारण बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी लोगों को। मैनी पीपल्स डाई ऑन द वे ऑफ टू देवगिरी विच वाज 950 किलोमीटर अवे। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो देवगिरी था वह दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर था। देवगिरी कहाँ पे था? साउथ इंडिया में है, तो वहाँ पर देवगिरी और दिल्ली की दूरी लगभग 950 किलोमीटर थी, और यहाँ तक लोगों को जाना, अपने सारे सामान वगैरह लेकर के जाना, जो कि उसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग गए और रास्ते में ही बहुत सारे लोग मर गए थे। ऑन द अदर हैंड हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ इनकरेज फ्रिक्वेंट अटैक्स फ्रॉम मंगोल्स। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब ये नॉर्थ इंडिया से ये साउथ चला गया, तो नॉर्थ इंडिया में मंगोल के आक्रमण अब बढ़ने लगे थे। आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद उसने अपना ये जो आदेश था, अपना ये निर्णय था, इसे वापस ले लिया, और दोबारा से अब इसने क्या कहा कि अब दोबारा से हम देवगिरी से दिल्ली जाएंगे। तो ये एक बहुत भी मतलब कि बहुत ही और ज़्यादा परेशानी हो गई लोगों के लिए कि अब फिर से दोबारा
पहले तो दिल्ली से देवगिरी आने में कई लोगों को की जाने गई थी, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी थी। लेकिन अब जब दोबारा देवगिरी से दिल्ली जाना पड़ा तो ये फिर से दोबारा एक बहुत ही कठिनाई का समय था लोगों के लिए, और इस प्रकार से दोबारा दिल्ली जो है सल्तनत की राजधानी बन गई। मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर टू कनकर मोर एंड मोर टेरिटरीज। मोहम्मद तुगलक जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए, उन पर अधिकार करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता था। और जो उसको पहले के जो प्रोजेक्ट थे, जैसे कि जो इसने ये राजधानी जो चेंज की थी, इससे उसको जो लॉस हुआ था इसकी भी भरपाई करना चाहता था, मिलिट्री पावर बढ़ाना चाहता था और ये लॉस की भरपाई करना चाहता था। तो इसके लिए उसको ज़रूरत थी पैसों की। तो इसके लिए उसने क्या किया, अब जो दोआब वाला एरिया था वहाँ पर उसने 50% टैक्स लगा दिया कि यानी जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 50% राजा को दिया जाएगा। तो ये सुनकर सारे किसान जो थे बहुत ही मतलब कि दंग रह गए, हैरान रह गए थे कि उस समय, क्योंकि उस समय जो है दोआब वाले एरिया में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, बहुत ही भीषण सूखा पड़ा हुआ था, फसलें नहीं हुई थी। तो ऐसे में किसान कैसे दे दे इसको टैक्स। तो मैनी फार्मर्स गेव अप कल्टिवेशन एंड देयर लैंड बाय ले बैरन। और तो इस ऐसे में किसानों ने क्या किया, खेती करना ही छोड़ दिया और ज़मीनें बंजर रह गई। उनकी ज़मीनें क्या हो गई, खाली रह गई, खेती नहीं हुई तो बंजर पड़ी रह गई। तो इस प्रकार से इसका ये वाला प्रोजेक्ट भी जो था दोआब में टैक्स लगाना 50%, ये भी फेल हो गया था। जब इस गलती का मोहम्मद तुगलक को रियलाइज़ हुआ, इस मिस्टेक का, तो उसने अपना ये ऑर्डर वापस लिया और फार्मर्स को दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए उनकी हेल्प करी। द फेलियर ऑफ दिस हिज प्रोजेक्ट एम्प्टायर्ड हिज ट्रेजरी। इन प्रोजेक्ट्स के फेल होने से उसका खजाना लगभग अब खाली हो गया था। तो इसने दोबारा अब क्या किया, एक टोकन करेंसी चलाई। जब इसका खजाना इन दो गलतियों के कारण से, एक तो राजधानी का परिवर्तन और दूसरा दोआब में टैक्स लगाना, जबकि उस समय वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, तो इन सब के कारण से जो खजाना काफ़ी खाली हो गया था, लगभग खाली ही हो गया था। तो उसने अब क्या कराया, टोकन करेंसी चलाया। टोकन करेंसी क्या था कि पहले उस समय क्या चलते थे, सिल्वर के कॉइन चलते थे, चांदी के सिक्के, उसकी जगह पर अब इसने कॉपर के सिक्के चलाए, कॉपर का यानी कि तांबे का सिक्का चलाया। सिल्वर तो सबके पास अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन कॉपर क्या है, सबके पास आसानी से लोगों को मिल जाता था। तो इसके कारण से क्या हुआ, जो नकली सिक्के थे वो बहुत बड़ी संख्या में सर्कुलेट होने लगे, फैल गए सब जगह, और इससे हर घर में लोग सिक्के बनाने लगे और इस तरह से सिक्के की जो वैल्यू थी वही ख़त्म हो गई। तो फिर इसने क्या किया, दोबारा से अपने इस ऑर्डर को वापस ले लिया और लोगों से कहा जो तो आपके पास जो भी कॉइन्स हैं उसको सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज कर लें, जो भी आपके कॉपर के कॉइन हैं उसको सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज कर लें। इससे उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ, जो रॉयल ट्रेजरी थी, राजकीय खजाना था, उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ। मोहम्मद तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स था, यानी कि वह बुद्धिमान भी था और एक मूर्ख भी था। इस तरह से एक मिक्सचर था। वह एक बहुत महान विद्वान भी था, लेकिन उसके अंदर क्या था, कॉमन सेंस की कमी थी, लेक कॉमन सेंस, बहुत कॉमन सेंस उसके अंदर था ही नहीं। वह कठोर भी था और लिबरल भी था। अपने लास्ट समय में, जब उसका मतलब कि लास्ट समय था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो लास्ट समय में, उससे पहले जब उसका शासनकाल समाप्त होने वाला था, यानी इसकी डेथ होती, उससे पहले उसको अपने जो सल्तनत था उसके अलग अलग पार्ट्स में उसको कई सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। Next, do you know? Token currency is one in which the face value of a coin is much higher than its metallic value. For example, in case of 1 rupee silver coin, the value is also nearly equal to 1 rupee. But now if you compare the value of a rupee, it is much less than a rupee. So it is a token money. The token money उस समय क्या था जो उसने चलाया था, तो टोकन मनी वो था कि कोई भी जो सिक्का है उसका जो मेटेलिक वैल्यू है, जैसे कि कोई इतना बड़ा सिक्का है, इतना बड़ा सिक्का तांबे का सिक्का है, उस तांबे के सिक्के को आप सेल करिएगा तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट इसके ऊपर प्रिंट था। यानी कि अगर आपको इसको सेल करने पे इतना बड़ा तांबे का टुकड़ा है सिक्के के शेप में, इसको सेल अगर आप करते हैं, बेचते हैं तांबा, तो आपको 1 रुपये मिलता है। लेकिन इस पर जो प्रिंट रेट था वो 5 रुपीज़ था। तो इस तरह से इसका जो फेस वैल्यू था उसके मेटेलिक वैल्यू से ज़्यादा था। यही इसी को टोकन मनी कहा जाता था। नेक्स्ट शासक जो था वो था फिरोज तुगलक। मोहम्मद तुगलक का कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए इसके बाद इसका जो कज़न था, चचेरा भाई जो था कज़न फिरोज़ तुगलक, वो सुल्तान बना इसकी मृत्यु के बाद। तो आफ्टर बिकमिंग सुल्तान बनने के बाद उसने एक अलग नीति अपनाई। इन जो इसकी नीति थी उससे अलग नीति अपनाई। उसने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए क्या किया,
जो नोबल्स थे, अमीर थे, उलेमा थे और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो रूढ़िवादी मुस्लिम थे उनको खुश करना शुरू कर दिया ताकि अपनी पोजीशन को वो स्ट्रेंथ कर सके। और इसके लिए उसने क्या किया, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। ये जजिया कर सिर्फ गैर मुस्लिम लोग यानी कि हिंदू लोग जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर लगाया जाता था, तो उन पर इसने जजिया कर लगा दिया। और जो उलेमास थे उनको लैंड दिए और सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर उन्हें पद पर उन्हें जो है वो नौकरी दी। ही वाज ए टॉन्ट सुन्नी फेथ, वह एक मतलब कि कट्टर सुन्नी था, उसमें विश्वास करता था, कट्टर सुन्नी था मुस्लिम। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, वह अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानता था। ही चेंज द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड महमूद तुगलक, उसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की जो पॉलिसी थी कि रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखना, रिलीजन का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई दखल नहीं होना चाहिए, उसको इसने चेंज कर दिया। और अब क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजन का यानी उलेमाओं का, नोबल्स का इंटरफेयर उसने शामिल कर दिया था। अब उनसे भी वह सजेशन लेने लगा था और ऐसा करने लगा था। उसने बहुत सारे सुधार किए थे। जो मोहम्मद तुगलक था, उन लोग जो थे मोहम्मद तुगलक की बहुत सी नीतियों से जो उसके विरुद्ध थे, उसकी जो लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी जो मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध, तो उसने क्या किया, उन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए कई सारे सुधार किए। उसने बहुत सारे कैनल्स, नहरें और टैंक्स यानी कि तालाब बनवाए और बहुत सारे जो पुराने टैंक्स थे उसको रिपेयर कराया। उसने लैंड रेवेन्यू को भी कम कर दिया और जो सरप्लस प्रोड्यूस था यानी कि जो उत्पादन होता था लोगों का, जो एक्स्ट्रा हो जाता था, तो उसको भी बेचने के लिए उसने मार्केट खोली। न्यू कॉइन्स जो थे वो साइज़ में छोटे थे, जिनका मूल्य वो भी उसने चलाया, यानी छोटे सिक्के भी उसने चलाए। उसने स्कूल्स भी खोले और जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको प्रमोट किया ताकि जो लिटरेरी एक्टिविटी है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो एक्टिविटी है वो जो विद्वान है वो करवाएं। और इसके लिए उसने उनको कई सारी सुविधाएं दी। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, और गरीब मुस्लिमों की उसने हेल्प भी करी थी। उसने दिल्ली और उसके आसपास लगभग 1200 फ्रूट के गार्डन्स बनवाए, यानी 1200 फलों के बगीचे उसने दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में बनवाए। उसने कई सारे नई सिटीज़ की स्थापना की, जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोज़पुर, ये सब। उसने संस्कृत के टेक्स्ट जो थे उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। नेक्स्ट रूलर जो था फिरोज़ तुगलक के बाद वह था नसीरुद्दीन तुगलक। तो इसका जो शासनकाल था वह 1388 से 1412 सी तक था। ये लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। इसके टाइम में तैमूरलंग ने इंडिया पे आक्रमण किया था और एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है बहुत सारा धन लूट करके वो यहाँ से चला गया था। और साथ ही उसने बहुत सारे इंडियन आर्टिसियंस यानी भारतीय कलाकार जो थे, बहुत सारे भारतीय कलाकार को ले गया था तैमूरलंग। ये तैमूरलंग का था, समरकंद का था। तो ये अपनी राजधानी समरकंद को डेकोरेट करने के लिए इंडिया में से जब बहुत सारे धन दौलत लूट के ले गया तो साथ में बहुत सारे कलाकारों को भी ले गया था अपनी राजधानी समरकंद को डेकोरेट करने के लिए। द सल्तनत लास्टेड ओनली अप टू 1412 सी आफ्टर तैमूर्स इन्वेशन टिल नसरुद्दीन डाइड। तो जो सल्तनत था आप सिर्फ 1412 सी तक ही चला था, यानी कि तैमूर के आक्रमण के बाद जब तक नसीरुद्दीन जीवित था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक ही ये सल्तनत चल पाया। लेटर इट गॉट डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम, और जब यह नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो किंगडम है वह कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था। दौलत खान एन अमीर वाज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ दिल्ली। दौलत खान था वह दिल्ली का जो कि एक अमीर था, उसे दिल्ली का शासक नियुक्त किया गया था। डू यू नो, तो नेक्स्ट जब ये तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ तो इसके बाद फिर क्या जो ये दौलत खां बन जाता है तो क्या होता है फिर 1414 सी में सैयद खिलजी खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने दौलत खां को हराया और सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। तो सैयद डायनेस्टी में 4 रूलर्स हुए थे, 4 शासक हुए जो 1451 सी तक शासन किए। उसके बाद बहलोल लोदी ने अटैक करके लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो दिल्ली सल्तनत थे उसमें 5 डायनेस्टी थी। तो पहला डायनेस्टी हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी और ये 4th था सैयद डायनेस्टी, और लास्ट हम पढ़ेंगे लोदी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी को मिला करके बनता है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए लोदी डायनेस्टी, तो इसका काल
1451 से 1526 सी तक था। बहलोल लोदी जो था ये इसका फाउंडर था, इसी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ये एक एबल रूलर था, कॉम्पिटेंट जनरल यानी कि अच्छा सेनापति भी था। ही डिड नॉट रूल लाइक ए सुल्तान, उसने एक सुल्तान की तरह शासन नहीं किया बल्कि एक फ्यूडल लॉर्ड यानी कि सामंत की तरह शासन किया। उसने नोबल्स को खुश करने के लिए ये डिक्लेयर किया कि वह उन्हीं में से एक है, यानी कि जो नोबल्स थे उस समय के अमीर लोग थे जो जिनका राजकाज में काफ़ी योगदान रहता था, तो उन लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या कहा कि हाँ मैं भी आप ही लोग में से एक हूँ, मैं राजा नहीं हूँ बल्कि जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह मैं भी हूँ। वो कभी भी सिंहासन पर राजगद्दी पर नहीं बैठा। उसने जो दोआब में जो रिवोल्ट्स हुए थे, जो विद्रोह हो रहे थे, उसको दबाया और जौनपुर और भी कई सारे स्टेट्स को अपने अंडर ले लिया, उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। ही वाज ए रिलीजियस पर्सन, वह एक धार्मिक पर्सन था और उसने उसका जो साम्राज्य विस्तार था वह पंजाब से लेकर के बिहार के कुछ पार्ट तक था। नेक्स्ट इसका बेटा आया सिकंदर लोदी। इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी इसके अपने पिता के बाद शासक बनता है 1489 सी में। वह एक ही वाज जेनेरियस टुवार्ड मुस्लिम एंड उलेमास, वह मुस्लिम और उलेमास के प्रति क्या था, जेनेरियस था यानी कि उदार था। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स एंड गिव मनी टू द पुअर विडोज फॉर मैरिज, वह जो है गरीब मुस्लिमों की हेल्प करता था और जो विधवा महिलाएं थी उनकी बेटियों की शादी के लिए भी उनको पैसों से उनकी मदद करता था। सिकंदर लोदी रिलीजियस पॉलिसी टुवार्ड्स द हिंदू वाज वेरी हार्श एंड इंटॉलरेंस, जो सिकंदर लोदी की जो रिलीजियस पॉलिसी थी हिंदुओं के प्रति वह बड़ा ही कठोर और असहनीय थी। उसने जो है मंदिरों को क्या किया, ये डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, उसने मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जगह पर मस्जिद बना दिए। ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज, और उसने सिकंदर लोदी ने दोबारा से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। उसने एक नए शहर आगरा की स्थापना की, आगरा शहर की फाउंड किया, मतलब इसकी स्थापना की, बसाया उसको 1506 सी में, और फिर उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को शिफ्ट कर लिया। अब उसने जो नया शहर बनाया आगरा, उसी को अपनी राजधानी बना ली। पहले दिल्ली थी, अब उसने आगरा को बनाई। इसके बाद आता है इसका बेटा इब्राहिम लोदी। तो जो सिकंदर लोदी के बाद सुल्तान बनता है वो कौन, इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 सी तक रहता है। वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट एबल ब्रेव रूलर था, लेकिन उसके समय में उसे बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा था और वह मेवाड़ का जो राणा सांगा था उसको भी उसने हराने में उसको पराजित करने में वह फेल हो गया था। उसने क्या किया था, इब्राहिम लोदी ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मिलिट्री पावर को, जितने भी ओल्ड और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको हटाकर उनकी जगह पर यंग और ब्रेव ऑफिसर्स को रिप्लेस किया था। तो इससे क्या हुआ था, बहुत से जो ओल्ड नोबल्स थे, जो पुराने नोबल्स थे, अमीर थे, वे इससे नाराज़ हो गए थे। तो और जो दौलत खां था पंजाब का गवर्नर, इसी के अंडर था, वह भी नाराज़ था। इसलिए उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया और काबुल का शासक था बाबर, उसे इंडिया पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड मीट इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो बाबर ने इंडिया पे आक्रमण किया और 1526 में वह इब्राहिम लोदी से पानीपत के युद्ध में मिला था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी हु वाज किल्ड इन दिस बैटल। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसको मार डाला इस युद्ध में, और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और उसके बाद मुग़ल रूल इंडिया में बाबर के द्वारा मुग़ल रूल की स्थापना कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब मैं इसका वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।